6 महीने से चल रही बैठक, समीकरण और रिपोर्ट्स के बाद जिलाध्यक्षों की लिस्ट लगभग फाइनल हो गई है। अब बस राहुल गांधी की मंजूरी बाकी है। ये रिपोर्ट देखें। प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी तेज, जिलाध्यक्षों की लिस्ट हुई फाइनल। अब राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार, बदल जाएगा प्रदेश कांग्रेस का चेहरा। राजस्थान कांग्रेस में संगठन पुनर्गठन की सबसे बड़ी कवायद अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 6 महीने से चल रही बैठकों, फीडबैक और समीकरणों के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। अब बस राहुल गांधी की हरी झंडी बाकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 50 में से करीब 40 जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं, यानी 80% जिले में नए चेहरे होंगे और इसके साथ ही कांग्रेस का संगठनात्मक चेहरा पूरी तरह बदला दिखाई देगा। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में प्रदेश के करीब 50 जो जिला क्षेत्र बनाए हुए हैं, वहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर 50 में से 90% तक जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। जल्द ही इन तमाम जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी। राजधानी जयपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उन्होंने पूरा जो मामला है दिल्ली में आलाकमान के ऊपर छोड़ा हुआ है। वो जैसे ही लिस्ट जारी करेंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कई दौर की बैठक हुई। हर जिले से 5 से 6 नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजा गया। इन नामों को चुनने में जातीय संतुलन, स्थानीय समीकरण और संगठन में सक्रियता को प्राथमिकता दी गई। पहले संभावना थी कि सूची 14 नवंबर तक जारी होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद 50 जिलों की सूची एक साथ जारी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी हर जिले के लिए 2 वैकल्पिक नामों की बैकअप लिस्ट तैयार रखवाना चाहते हैं, ताकि संगठनात्मक निरंतरता बनी रहे। राहुल गांधी की हरी झंडी मिलते ही राजस्थान कांग्रेस का पूरा चेहरा बदल जाएगा। राजनीतिक हलकों में इसे 2029 तक की संगठनात्मक तैयारी माना जा रहा है। कांग्रेस अब ऐसी टीम बनाना चाहती है जो परफॉर्मेंस करो या हटो के सिद्धांत पर काम करे। नई पीढ़ी की एंट्री और जवाबदेही के इस दौर में राजस्थान कांग्रेस का चेहरा, चाल और चरित्र तीनों में बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। हालांकि उन्होंने एक इशारा ये भी दिया कि फिलहाल एक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की वजह से 2 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति का काम अटका हुआ था। ऐसे में पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 48 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हो सकता है कि उन 2 जिला अध्यक्ष का नाम भी फाइनल करके टोटल 50 लोगों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में अगर बाकी बचे हुए 2 जिलों का काम फिर से शुरू किया जाता है तो ये जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट है वो एक हफ्ते टल सकती है, नहीं तो उससे पहले ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सबका इस बात का इंतजार है कि जो जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे उनमें कांग्रेस ने अपने जो सख्त कानून बनाए हैं उनकी पालना होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने भी अब कमर कस ली है और इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस ने एक नई टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन कर दिया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने राजधानी जयपुर के जगतपुरा में बुधवार को ANTF के ऑफिस का उद्घाटन किया। इस टास्क फोर्स का गठन युवाओं में लगातार बढ़ रही नशे की लत और ड्रग्स माफिया के कारोबार पर अंकुश लगाना है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान का बड़ा इलाका भारत पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहां से अक्सर ड्रोन के जरिए ड्रग्स गिराने की वारदात होती रही हैं। प्रदेश में 18 चौकियां भी स्थापित की गई हैं। राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स से प्रभावित राज्यों में से एक है और चूँकि हमारा एक लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है तो उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो राजस्थान में ड्रग्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और
वो निरंतर हो, उसके लिए ये आवश्यक था कि जो हमारा तंत्र है इस चुनौती को सामना करने के लिए एनटीएफ जो फोर्स गठित की गई है केंद्र सरकार के निर्देशों पे, उसको सुदृढ़ किया जाए। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का नया दफ्तर जो है आज यहाँ खोला गया है। इसका उद्घाटन जो है डीजीपी राजीव शर्मा ने किया और इसमें जो है तकरीबन प्रदेश भर में तकरीबन 18 चौकियाँ बनाई गई हैं। उसके अलावा जो है काफ़ी बड़ी फोर्स जो है करीब 300 लोगों की फोर्स, 300 पुलिसकर्मियों की फोर्स इसमें लगाई गई है। और ये जो है सिर्फ जो है एंटी नारकोटिक्स जो गतिविधियाँ हैं, जो नशीली दवाओं का कारोबार है, उसको बंद करने के लिए, उसको उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो है ये नई टास्क फोर्स जो है बनाई गई है। और ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो है, उसके साथ मिलकर जो है जो अंतर्राज्यीय। उधर जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं और अंततः उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसों और संसाधनों का दुरुपयोग किया। अंता विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि हम अंता सीट जीत रहे हैं, जनता बीजेपी की नीतियों से नाराज है और कांग्रेस पर भरोसा जता रही है। कई बार एग्जिट पोल सही भी होते हैं और कई बार एग्जिट पोल गलत साबित भी हो गए होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी तो अधिकांश एग्जिट पोल जो है वो उनके पक्ष में आया आरजेडी के, पर देखते हैं क्या स्थिति बनती है 14 तारीख को। पर जो 10,000 रुपये 1,35,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये देना अभी तक दे रहे वो, आप आश्चर्य करोगे। ये उदाहरण पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मतदान के दौरान क्या मतदान का कैंपेन चल रहा है चुनाव का और पैसे बढ़ रहे हैं 1,35,00,000 लोगों को। अगर वो मान लो महिला ने वोट दे दी उनको तो अलग बात है, फिर हम क्या कर सकते हैं। और ये तरीका गलत है ना, चुनाव आयोग ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को पकड़ा है उनसे शुरुआती पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ और इसके बाद अब राजस्थान एटीएस ने भी जांच तेज कर दी। एटीएस ने जयपुर से एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गुजरात भेज दी है जो गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ करेगी। हनुमानगढ़ से जुड़ा आतंकियों का कनेक्शन, गिरफ्तार आतंकवादियों का बड़ा कबूलनामा, हनुमानगढ़ से हथियार सप्लाई का किया दावा। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए 3 आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आने के बाद प्रदेश की जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इसी बीच राजस्थान एटीएस की एक टीम गुजरात रवाना हुई है जो पकड़े गए 3 आतंकियों से पूछताछ करेगी। गुजरात एटीएस की पूछताछ में आतंकियों ने हनुमानगढ़ से हथियार सप्लाई होने की बात कबूल की है। ऐसे में राजस्थान एटीएस को पूछताछ में हनुमानगढ़ में हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारी हाथ लगने की उम्मीद है। कार्रवाई हुई है गुजरात में, उसके संबंध में जो राजस्थान का के बारे में जो भी सूचना उस कार्रवाई के दौरान प्राप्त हुई है, उसके लिए एक टीम एटीएस की ऑलरेडी गुजरात भेजी जा चुकी है ताकि इस संबंध में पूरी सूचना प्राप्त करके और जो भी इसमें आगे कार्रवाई करनी है वो सुनिश्चित की जा सके। साफ है कि आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाकों में एटीएस का कड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं।
गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पता ये चला है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से जो हथियार उनको पहुंचाए गए थे वो राजस्थान के हनुमानगढ़ से पहुंचाए गए थे और इसके लिए एटीएस की कुछ टीमें जो है गुजरात भी भेजी गई हैं जो वहां जाकर इस संबंध में जांच कर रही हैं। मेरे साथ है एटीएस के आईजी विकास कुमार, उनसे पूछते हैं। विकास जी, ये बताएं कि जो एटीएस की जो टीमें भेजी गई हैं गुजरात, वो क्या उसका पर्पस है, क्या कारण है? ये एक सामान्य प्रक्रिया, जहां भी कहीं कोई बड़ा संदिग्ध पकड़ा जाता है, किसी व्यक्ति के आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना होती है, तो सभी एजेंसियां मिलजुल कर पूछताछ करती हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से करती हैं और सामूहिक रूप से भी करती है। इस बड़े खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह हथियार भारत पाक सीमा से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन श्री गंगानगर बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए थे। ड्रोन से गिराए गए हथियारों को तस्करों ने हनुमानगढ़ के रास्ते गुजरात तक पहुंचाया। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया था। ये पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस के रडार पर थे। दावा किया जा रहा है कि तीनों देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल भी बरामद किया गया है। एटीएस की टीम हनुमानगढ़ जिले में अगले 2 या 4 दिन में आ सकती है और इसके बाद एटीएस की टीम यहां पूरे मामले की जांच करेगी। जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है वो यह है कि श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से यह हथियार गिराए गए थे और इसके बाद यह हथियार श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ जिले के द्वारा होते हुए गुजरात में इन आतंकवादियों तक पहुंचे थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच एटीएस राजस्थान कर रही है और अगले 2 या 4 दिन में संभावना है कि एटीएस की टीम हनुमानगढ़ जिले में आकर जांच के दायरे को और बढ़ाएगी। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। और आनंदपाल एनकाउंटर पर बड़ी खबर आपको बताते हैं। आनंदपाल पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। सीबीआई कोर्ट प्रसंज्ञान को जिला कोर्ट ने रद्द किया था। आनंदपाल पक्ष के वकील ने कहा है कि हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। कोर्ट ने माना कि ड्यूटी में रहने के दौरान आनंदपाल को गोली लगी थी। कोर्ट ने माना पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी। 7 आरोपियों की ओर से पेश रिवीजन याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, राहत दी। लेकिन अब यहां पर आनंदपाल पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम इस फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। हाईकोर्ट में हम अपील करेंगे। पाल वाले मामले में सत्र न्यायाधीश महानगर जोधपुर में अजय कुमार जी शर्मा के यहाँ पर फैसला हुआ है। आज से करीब 1 साल पहले एसीजेएम को सीबीआई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था राहुल बारूटन 7 पुलिस के खिलाफ में। उसको ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में अपनी ड्यूटी देते हुए उसको मारा है और मर्डर केस नहीं माना है। मैंने फैसले का सरसरी तौर पे अवलोकन किया। मैंने पाया कि इसमें काफी कमियां हैं जो हम आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बढ़ते आगे, अलवर जिले के थानागाजी उपखंड कार्यालय के बाहर सैकड़ों महिलाओं ने यूरिया खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया है। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर जाम लगने के करीब आधे घंटे तक अलवर जयपुर मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द ही विभाग से वार्ता कर यूरिया उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि जो दुकानदार खाद विक्रेता है वो खाद नहीं ला रहे हैं और जो खाद आती है उसके साथ लगेज बांध कर देते हैं। 6 बजे के खड़े हुए हैं, हमारे को यूरिया खाद नहीं मिल रहा, सरसों में पानी जा रहा है, खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं दे रहे। सुबह का बासे मर रहे, डांडा डोर चली, बच्चे सब भूखा मर रहे, खेत में कोरे खा पानी जा रहे, खाद नहीं दे रहे, दुकान बंद कर दिए। तो प्रदेश में यूरिया और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मैदान में हैं। इस बार कृषि मंत्री के छापेमारी की कार्रवाई जालौर के सांचौर में हुई। मौके पर क्या कुछ मिला है आपको ये रिपोर्ट में दिखाते हैं।
एक्शन में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। नकली यूरिया का असली खेल। राजस्थान में कालाबाजारी करने वालों पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन लगातार जारी है। बीते कई दिनों से धरपकड़ और छापेमारियों का सिलसिला चल रहा है। आज जालौर के सांचौर में भी कृषि मंत्री ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। किरोड़ीलाल मीणा अचानक माखोपुरा स्थित खाद बीज की फैक्ट्री पर पहुंच गए, जहां उन्हें प्रतिबंधित केमिकल्स और डुप्लीकेट उत्पादों का बड़ा जखीरा मिला है। मंत्री के इस एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। यूरिया पर्याप्त हम भेज रहे हैं सरकार, उसके बाद भी किसान चिल्ला रहा है यूरिया दो यूरिया दो। किसान का यूरिया डाइवर्जन में जा रहा है, ब्लैक में जा रहा है, किसान की सब्सिडी खा रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये सांचौर के माखोपुरा रेको इलाके की 3 बड़ी फैक्ट्रियों में कृषि मंत्री के छापे के दौरान की है। ये कार्रवाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इन तीनों जगहों पर प्रतिबंधित, डुप्लीकेट और मिलावटी कृषि दवाइयों और केमिकल्स के विशाल जखीरे मिले हैं। यानी खाद और उर्वरकों के नाम पर सीधे सीधे जहर बेचा जा रहा था। हालांकि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मौके पर इस सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीणा ने खुलासा किया है कि किसानों के लिए आई यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी करने वाले लोग डायवर्जन करके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए बेच रहे थे, फिर किसानों की आपूर्ति के लिए नकली यूरिया बनाया जाता है। असली यूरिया को रोककर मार्केट में नकली यूरिया भेज देते हैं। कृषि मंत्री के छापे में इस यूरिया का अवैध भंडार मिला है। यानी एक और किसान यूरिया के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी ओर माफिया मुनाफा कमाने में लगे हैं। ये इंडस्ट्रीज वालों को मिलता है 3250 में, 3250 में कसरत ओरिजिनल सब्सिडी के अलावा 1280 है, 1280 जी। तो वो 1280 का माल ये सस्ते में 500 में या 600 में जो कंपनी वाले हैं वो ले लेते होंगे जी। इनके पैसे बच जाते 300-400, उनको बच जाते 500-600। किरोड़ीलाल मीणा ने पहले भी कई बार कालाबाजारी के मामले में सख्ती दिखाई है, लेकिन माफिया हैं कि मानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर माउंट आबू से है, जहां पर सरकारी कार्यक्रम में सांसद की देरी का खामियाजा स्कूल के बच्चों को भुगतना पड़ा। बच्चे घंटों तक भूखे प्यासे बैठे रहे और आखिरकार कई बच्चे तो थक कर लौट गए। ये मामला नक्की झील स्थित गांधी वाटिका में आयोजित वंदे मातरम कार्यक्रम का है। सरकारी आयोजन में स्कूल के बच्चों को बुलाकर भीड़ जुटाने का ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद लुम्बाराम चौधरी करीब 4 घंटे की देरी से पहुंचे। इस दौरान बच्चे भूखे प्यासे बेहाल होकर जगह जगह कभी बैठते दिखे, कभी वापस लौटते दिखाई दिए। उपस्थित हो चुके हैं, हम उनका मंच के माध्यम से बहुत बहुत